22 अप्रैल 2025 ये दिन भारत के लिए ये दिन ऐसा काला दिन साबित होता है जिस भारत के मासूम 28 लोग आतंकवादी हमले में अपने जान को गंवा देते हैं। और 22 अप्रैल 2025 से ही और उस दिन से सियासी मामला चरम पर होते हैं और लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। कुछ ऐसे भी हमारे बीच मशरूम है कि आतंकवादी हमले को सियासी मामले से जोड़कर देख रहे हैं और इन अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इन पर आने वाले बिहार के आगामी इलेक्शन पर इस आतंकवादी हमले का फुल एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। अपने सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर ने भी आवाज उठाई तो उनके ऊपर एफआईआर की गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी इन पर सवाल उठाए, उन विमेंस प्रोफेसर पे भी एफआईआर की गई और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी इस पर डिलीट की गई है जो लगातार प्रेजेंट गवर्नमेंट से इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी चुप कैसे हो गई। और जो भी हक की सवाल कर रहे हैं या तो उनके चैनल बैन कर दिए जा रहे हैं या फिर उस पर एफआईआर करके उनकी बोलती बंद कर दी जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों पर गुजरने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि आजादी के लिए किस तरह से लोकमान्य तिलक ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी और उन पर कैसे देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया था। आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार ने उनके खुद के देश में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोही बताया जाता है और उन पर देशद्रोही का मुकदमा 6 साल तक चलाई जाती है और इन बर्मा की मांडेले जेल में कैद कर 6 साल तक रखी जाती है। आखिर इनके पीछे ये क्या कारण है और आज मुझे बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्यों बात करने की जरूरत पड़ रही है, ये वीडियो के अंत तक बने रहे, आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आज मैंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में और उनके ऊपर लगाए गए देशद्रोही के मुकदमे के बारे में आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की। आइए शुरू करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया था उनके राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर, उनके शिक्षण और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले की थी और उन्होंने स्वराज की मांग की थी और जो कि ब्रिटिश सरकार को अस्वीकार था। बाल गंगाधर तिलक के अखबार का नाम केसरी था, जिन केसरी अखबार में बाल गंगाधर तिलक अपना लेख लिखा करते थे और जनता को जागरूक किया करते थे। और बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश सरकार के तमाम आलोचनाओं का खुलकर विरोध करते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि बाल गंगाधर तिलक देशद्रोही का काम कर रहे हैं और भारत के लोगों को इनकी ओर प्रेरित कर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को शिक्षा के माध्यम से और अपने देश की तरफ लौटने की प्रेरित की थी और भारत के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश से स्वराज की मांग की थी जो कि ब्रिटिश सरकार को कंप्लीटली रूप से अस्वीकार करना था और ब्रिटिश सरकार से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनके स्वराज के डिमांड को हमेशा रिजेक्ट करते आ रहे थे। और बाल गंगाधर तिलक 1897 में अपने पेपर में एक लेख लिखा था, जिस लेख को लेकर पूरे भारत जनता के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर आक्रोश भर गई थी और ये आक्रोश और ये गुस्सा इतना चरम पर पहुंच गया था कि ब्रिटिश सरकार इससे परेशान आ गई और ब्रिटिश सरकार का ये सोचना था कि अगर बाल गंगाधर तिलक को हम नहीं रोकेंगे तो हमारी सत्ता यहाँ से खत्म हो जाएगी और हमें हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर अपने इंग्लैंड लौटना पड़ेगा। इससे ब्रिटिश सरकार के नाक में दम हो चुकी तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। और 1897 में बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखा था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के ऊपर लिखा था, जो कि उस समय मुंबई सरकार को यह स्वीकारनीय था और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में एक लेख लिखी थी, जिस लेख को लेकर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर फिर से देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है। और 1908 के कविता के बाद बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा सुनाई जाती है और जो बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर बर्मा के मांडले जेल में रखी जाती है और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल तक सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक यहीं तक नहीं रुकते हैं। 1960 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लखनऊ में, जिसे हम लखनऊ पैक्ट से नाम से भी जानते हैं, जिसे लखनऊ सेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उस लखनऊ सेशन में बाल गंगाधर तिलक फिर अपनी टिप्पणी दी थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने उस समय जो भी किया अपने देश के लिए किया, अपने देश की रक्षा के लिए किया और अपने देश की जनता के लिए किया। और बाल गंगाधर तिलक का हर उठाया गया उस समय की एक कदम भारत की जनता की सफलता की ओर थी और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खींच फेंकने की एक आवाज थी। आपको समझ में आ रही होगी कि आखिर क्यों मैंने बाल गंगाधर तिलक की स्टोरी को यहाँ पर पुटअप किया और उनके ऊपर क्यों 6 साल की सजा सुनाई गई थी, मैंने उस बारे में बात की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस होती है और आजादी के 78 साल के बाद भी आज हम लोग को ये भुगतने के लिए पड़ रहा है कि अगर आवाज उठाते प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ तो आपके ऊपर भी एफआईआर होती है, आपके चैनल को बैन की जाती है। क्या दिस इज नॉट अ ब्रिटिश रूल्स? क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में देश की जनता को सरकार से सवाल करने के अधिकार है या नहीं है? या आज भी हम लोग ब्रिटिश सरकार में ही जी रहे हैं? या आप कहीं पे भी आवाज उठाते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया दिया जाए, आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाए और एंटी इंडियन हो जाए। लेकिन पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो एक सियासी मामला बनकर रह गया है और इस पर सरकार जवाब देने से रुक रही है। आखिर सरकार की उस पर जवाब नहीं दे पा रही। भारत का कोई भी सिटीजन अगर इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो या तो उनके चैनल को डिलीट कर दी जाती है या उन्हें धमकियां दी जाती है या उनके ऊपर एफआईआर की जाती है। क्या दिस इज ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन या दिस इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? क्या आजाद भारत में सवाल करने का अधिकार है या नहीं है किसी? इनकलाब जिंदाबाद। ये भारत हम सभी का है और जहाँ पर भी गलत होगी ये सवाल लगातार होते रहेंगे, चाहे रूलिंग पार्टी में हो चाहे वो अगेंस्ट की पार्टी की, सवाल सभी से होगा। बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट इन अ मोनार्की कंट्री। इंडिया में किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली। तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर और लखनऊ के विमेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर जो एफआईआर की गई है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार से जवाब के लिए की गई थी। सच जो भी हो सामने आकर रहेगी। अगर सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाएगी तो इस पर सवाल लगातार होते रहेंगे।
चाहे चैनल डिलीट हो जाए या हो कुछ भी, लेकिन जनता गलत नहीं देख सकती, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सवाल होंगे ही होंगे और प्रेजेंट गवर्नमेंट को सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। आखिर जिस आर्टिकल 370 के हटने से आतंकवादियों के कमर टूट गए थे, तो फिर ये आतंकवादी अटैक कैसे होते, फिर वहां पर मासूम 28 लोगों की जान कैसे जाती है, फिर इन पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही है, और सवाल उठाने वाले के ऊपर उनके चैनल बैन क्यों हो जा रहे हैं, उनके ऊपर FIR क्यों हो रही है। और आज पूरे भारत के नागरिक को एक होने की जरूरत है, पूरे भारत के नागरिक को यूनिटी दिखाने की जरूरत है कि वी आर नॉट डिवाइड, वी आर इक्वल एंड वी आर स्टैंड विद द इंडियंस। और जो भी हमारे इंडियन को लड़ाएंगे उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगी, और जो भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जाएगी उन्हें इस देश की जनता निकाल फेंकेगी, क्योंकि संविधान के अगेंस्ट जाने का अधिकार किसी को नहीं। और आतंकवादी हमले में सरकार की सिक्योरिटी व्यवस्था की सबसे बड़ी ढील थी, और इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, ताकि 300 कश्मीर के अंदर घुसकर लोगों की जान ली गई है। यहाँ पर सरकार की सबसे बड़ी सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल खड़ी हो रही है, और सरकार को ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए और कश्मीर की सिक्योरिटी व्यवस्था को टाइट करनी चाहिए, ताकि आइंदा हमारे कश्मीर में किसी तरह के आतंकवादी हमले अब ना हो और मासूम लोगों की जान न जाए। क्योंकि जब भी आतंकवादी हमले होते हैं, लोगों की जान जाती है, तो सिर्फ सरकार के एक लोग जाता है, लेकिन जिस घर से इस लोगों की मौत होती है, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है, और किसी के घर की उम्मीद जाती है, तो हमें सरकार को अवेयर होने की जरूरत है और इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है, और इन पर राजनीतिक रोटियां न सेकी जाए और समस्या का समाधान मिलकर निकाली जाए। और अगर जरूरत पड़ी तो 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए 140 करोड़ की जनता पूरी साथ देगी। 40 करोड़ की जनता आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा स्टैंड है। अपने स्पीचेस को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ एक क्विट के साथ। गांधी के इस आजाद भारत के गुलाम देश में फिर से एक बार अर्धनग्न फकीर, कुली बैरिस्टर, बापू, जननायक, लोकमान्य, आजाद, भगत सिंह, आगा हैदर खान, खुदीराम बोस, नेहरू, उधम सिंह और बिस्मिल्लाह खान की जरूरत है। अभी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।